काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र रॉय द्वारा जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कराए जाने की जानकारी दी गई। जिले के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाली भव्य कुश्ती प्रतियोगिता की जानकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र रॉय ने दी। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता भव्य तरीके से की जाएगी, जिसमें 10 जोन के लड़के लड़कियां अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस तरह की प्रतियोगिता होने जा रही है, जनपद स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता होने जा रही है 22 और 23। क्योंकि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक बालिका में इतनी ज़्यादा संख्या, इतने वेट की कुश्ती होती है कि एक दिन में संभव नहीं होता। तो 22 तारीख को 8 बजे से यह प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी और फाइनल जोड़ की कुश्ती होगी 23 तारीख को 8 बजे से। इस प्रतियोगिता का कल 9 बजे उद्घाटन करेंगे संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार जी और जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी श्री गिरीश कुमार सिंह जी। कितना लाभ मिलेगा, कौन कौन से छात्र छात्राएं ले रहे हैं भाग इसमें? इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालिकाओं की केवल सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता होती है। इसमें अभी से किस छात्र के अंदर कौन सी प्रतिभा है, कुश्ती के प्रति किसकी रुचि है, उनका चयन पहले विद्यालय स्तर पर होता है, फिर जोन स्तर पर वो सेलेक्ट होते हैं। काशी जनपद को, वाराणसी जनपद को 10 जोन में बांट करके हम लोग प्रतियोगिता कराते हैं। 10 जोन में जो फर्स्ट और सेकंड आया है अपने वेट में, वो आएगा। यहाँ जिला स्तर पर होगी। जिला में जो सेलेक्ट होगा तो फर्स्ट सेकंड ये जाएंगे मंडल में। तो मंडल की प्रतियोगिता भी इसी विद्यालय में 27 तारीख को संपन्न होगी। चारों जनपद के लोग आएंगे। मंडल में जो सेलेक्ट हो जाएगा वो प्रदेश में जाएगा। उसी प्रदेश में वाराणसी जनपद और वाराणसी मंडल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, प्रतिभावान पहलवान चयनित होकर प्रदेश में प्रतिभाग करें और प्रदेश से नेशनल तक जाएं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। दिल्ली के एम्स में बुधवार को मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर सामने आई। उनके निधन के साथ ही देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। धर्म की नगरी काशी में उनके निधन की खबर के बाद नम आंखों से उनके फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वाराणसी के पांडे घाट पर गंगा तट के किनारे उनके फैंस ने उनकी आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया। फिर मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। लोगों ने कहा कि जो पूरी दुनिया को हंसाता था, आज वो सबको रुला के चला गया। भले ही वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनके वो जोक्स हमेशा हमें याद रहेंगे। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राजू श्रीवास्तव का वाराणसी से भी गहरा लगाव रहा है। दिसंबर 2021 में वो आखिरी बार वाराणसी में आयोजित काशी फिल्म महोत्सव में शामिल हुए थे। तब उन्होंने अपने फैंस को हंसा कर लोटपोट कर दिया था। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव बीते 41 दिनों से दिल्ली के एम्स में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे, लेकिन बुधवार को वो सबको रुलाकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। डॉक्टरों के मुताबिक उनके दिमाग की नसों में ब्लॉकेज के कारण ब्रेन के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण उनका निधन हुआ। आज राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, कितनी आहत पहुंची है और क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे आहत पहुंची है। जैसे ही आज पता चला कि ये स्वर्गवास इनका हो गया, परलोक सिधार गए, तो यहाँ बनारस में तो लोग उनके बहुत ही फैन थे। कई बार वो आ जा चुके थे यहाँ पे और लोगों से बड़ा मिलनसार व्यवहार रहा है। हम लोग का व्यक्तिगत उनसे मिलना हुआ था, 1-2 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत ही निश्चित तौर पे बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान थे। पितृपक्ष के दिन में भगवान उनको ऐसे समय उनको भगवान ने भी बुलाया जिस समय स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, और पितृपक्ष में उनका जो है स्वर्गलोक में गए हैं। निश्चित तौर से उनकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। हम लोग यही सब प्रार्थना करते हैं।
राजस्व विभाग टीम ने बुधवार को आजमगढ़ के कंधरापुर के पोखरी पर हुए अतिक्रमण को हटवाने की कार्यवाही की। मंगलवार की रात हुई आदर्श हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर हुई इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। पूरा परिवार घर छोड़कर फरार है। संगीत कलाकारों के गांव हरिहरपुर के रहने वाले आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा की मंगलवार की रात गांव में स्थित शीतला माता मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता राजेश मिश्रा ने घटना के बाबत गांव के ही रहने वाले सुशील उर्फ गोल्डी यादव पुत्र रामनयन यादव को मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया था। इसके साथ एक अज्ञात युवक भी तहरीर में शामिल है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में 4 टीम लगा दी है। वहीं राजस्व विभाग की टीम भी बुधवार को गांव में पहुंच गई। इसके बाद मुख्य आरोपी के घर के सामने स्थित पोखरी संख्या 767 रकबा 28 एयर की नापी शुरू कर दी गई। नापी के दौरान मुख्य आरोपी के परिवार द्वारा पोखरी पर अवैध कब्जा पाया गया। इसके बाद जेसीबी लगाकर बाउंड्री वॉल, बरदौर, एक कमरा, शौचालय आदि जो अतिक्रमण की जद में थे उन्हें ढहवा दिया गया। वर्तमान समय में आजमगढ़ जनपद में अवैध कब्जों की तो शिकायतें आ रही हैं। उसी के क्रम में ग्राम हरिहरपुर में भी हमारे तहसीलदार सदर द्वारा बेदखली की कार्रवाइयाँ काफ़ी कोर्ट से जारी की गई हैं, जिसमें हरिहरपुर की पोखरी संख्या 767 28 एयर मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभियान के तहत ये कार्रवाई पूर्व निर्धारित है और ये चाहे कोई भी हो वो प्रशासन से बच नहीं सकता। तो अवैध कार्रवाई करे जाइए और बेदखली की कार्रवाई मौके पर मेरे द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जा रही है। किन पर कार्रवाई की जा रही है? किनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? ये रामनयन यादव जी पोखरी पर बाउंड्री वॉल बना करके और गैर रिहायशी आवास बना करके कब्जा किए हुए थे, उनके ऊपर कार्रवाई की। आजमगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश की संपत्ति को बेच रही है। मौजूदा सरकार अपने किए वादे को भी भूलती जा रही है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए संजय सिंह ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार ने युवाओं को उम्मीद दी थी और वादा भी किया था कि उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार अपने वादे को भूल चुकी है। आज देश का युवा सड़क पर है। वहीं संजय सिंह ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बड़े व्यापारियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर रही है, वहीं आम आदमी को बैंक से कर्ज नहीं मिल पा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ चुकी है, तो इसका क्या? भारत हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंच गया। भारत CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। एक व्यक्ति के पास 13 लाख करोड़ रुपए है और दूसरे हिंदुस्तान की हालत भुखमरी में 101 नंबर पर पहुंचने की है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। उनके दावों में कितनी सच्चाई होती है वो जमीन पर जाकर किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए, नौजवान से पूछिए। मनरेगा का बजट कम कर देते हैं ये लोग, राशन चुनाव के पहले फ्री करते हैं, बाद में राशन का पैसा लेने लगते हैं। तो ये स्थिति है जमीन की, आप इसको मानिए। गेहूं की खरीद घटा दी इन्होंने। क्यों घटा दी भाई आपने? गेहूं की खरीद क्यों कम हुई हिंदुस्तान में? आप बताएंगे? आपकी कोई जवाबदेही है इस देश के लोगों के प्रति? आपने कहा था 15 लाख हर खाते में आ जाएगा, काला धन आएगा। काला धन तो दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। कहां है आपका वादा? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अभी पार्लियामेंट में जवाब दिया है मोदी जी ने। 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में नौकरियां मांगी है, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। कहां है आपका वादा? आपने कहा था 2022 15 अगस्त तक हर परिवार के घर पे छत होगी। बताइए आप कितने लोगों के घर में छत है? कितने लोगों को आपने पक्का मकान दे दिया? बुलेट ट्रेन किस रूट पे चल रही है जरा वही पता बता दीजिए हमको, हम भी जाना चाहते हैं देखने के लिए। तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो उनका नाम अब भारतीय खोखा पार्टी रख चुका हूं। वो खोखा खोखा कर रहे हैं, 50 खोखे एकदम मुके। जहां बीजेपी वालों को लोग देखते हैं कहते हैं खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। ये हालत हो गई इनकी। जी
वाराणसी के महमूदगंज स्थित एक लॉन में विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश का चतुर्थ अधिवेशन संपन्न कराया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पद्मश्री शिवानंद द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिले के महमूदगंज स्थित एक लॉन में विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश का चतुर्थ अधिवेशन समापन कार्यक्रम में पदाधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कार्यक्रम के संयोजक RK वाही ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये सम्मेलन नहीं कराया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को कमेटी के माध्यम से रखना है। वहीं विद्युत पेंशनर्स परिषद के मीडिया प्रभारी अयोध्या प्रसाद शुक्ला ने भी कार्यक्रम की जानकारी विस्तार से साझा की। आज किस तरह का ये सम्मेलन किया जा रहा है? देखिए, आज हम लोगों का जो द्विवार्षिक सम्मेलन होता है वो सन 18 में हुआ था, मगर कोरोना के कारण 4 साल बाद 2022 में हुआ। यह सम्मेलन, सबसे पहली बात तो ये कि यह सम्मेलन इसलिए किया जाता है कि हम सारे लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे से मिल लें, क्योंकि जब से पेंशन बैंक में जाना शुरू हुई है तब से लोगों का निकलना बंद हो गया और यह सम्मेलन के माध्यम से लोगों से मुलाकात हो जाती है। दूसरी बात ये कि हमारी कुछ मांगें होती हैं जिसको हम इस संगठन के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से रखते हैं। सबसे बड़ी मांग तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में सारे वृद्ध लोगों को मेडिकल की आवश्यकता है। हमको 200 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलता है, उस मेडिकल अलाउंस का कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर के यहाँ गए 200 रुपये में कोई डॉक्टर देखता भी नहीं। इसको 1000 करने की बात है। जो कर्मचारी 80 साल के हो चुके हैं उनको 20% की वृद्धि मिलती है। हम चाहते हैं कि 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल 5% की वृद्धि हर इस 5 वर्ष के अंतराल पर दी जाए। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है। पड़ाव चौराहा स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मनिहारा गांव स्थित अघोरेश्वर भगवान राम मंदिर में सर्वेश्वरी समूह की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी सर्वेश्वरी समूह का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 2 दर्जन टीमों ने प्रतिभाग किया। ये प्रतियोगिता लगातार 34 वर्षों से ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों के सहयोग से कराई जा रही है। चंदौली सहित आसपास के जनपदों से खिलाड़ी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हैं। वहीं प्रतियोगिता में आए हुए अतिथियों का स्वागत आयोजक अनिल सिंह सैनिक ने अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर किया। वहीं वंश नारायण सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वहीं खेल के पश्चात प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। परम पूज्य श्री अवधूत भगवान राम जी वर्ष 1954 में अघोर होते हुए भी वैष्णव यज्ञ कराए थे और वैष्णव यज्ञ करा करके महाप्रभु विघ्नेश्वर की मूर्ति स्थापित किए और उसके बाद पुनः 1984 में सर्वेश्वरी समूह का स्थापना दिवस यहाँ मनाया गया और 1984 से ही यहाँ लगातार कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सुबह प्रभात फेरी, पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, उसके बाद कबड्डी प्रतियोगिता का कार्यक्रम होता है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन इसके पूर्व लगातार कार्यक्रम चलता रहा है और करीब यहाँ 40 से 45 टीमें तक हर वर्ष आती रही हैं, जिसमें मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जौनपुर एवं जमानिया की टीमें आती रही हैं। इस वर्ष भी लगभग 16 टीम अभी आ चुकी हैं और कार्यक्रम हो रहा है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित IIT कैंपस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर प्रांजल सिंह द्वारा आगामी 14 सितंबर को BHU IIT मैदान में दिव्यांग वनडे क्रिकेट मैच कराए जाने की जानकारी दी गई। जिले के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित IIT कैंपस में एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर संजय चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत IIT मैदान में दिव्यांग वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मैच ऐतिहासिक मैच होगा। वहीं डॉक्टर प्रांजल सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा और दिव्यांगों के उत्साह वर्धन हेतु ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। आज किस प्रकार का कॉन्फ्रेंस रखे? आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी 24 सितंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वनडे मैच के उपलक्ष्य में रखा गया है, जिसको कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो जन्मदिवस का
सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उससे संबंधित करके हम लोग इसको दिव्यांगों का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैच कराने जा रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक मैच होगा और भारतवर्ष में पहली बार दिव्यांगों का वनडे इंटरनेशनल मैच भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में 24 सितंबर को IIT स्टेडियम में IIT ग्राउंड पर खेला जाएगा। उसके संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।